देखिए, वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित में हम वेक्टर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। वेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिकल सिस्टम या टूल्स है जिसका यूज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग सहित बहुत से ब्रांचों में किया जाता है। इतना ही नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में भी वेक्टर्स का बहुतायत प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे अगर हम कहें कि आप 100 मीटर की दूरी तय कीजिए, तो ये 100 मीटर की दूरी तय करने का मतलब है कि आप अगर यहाँ पर हैं, है ना, ये एक पोजीशन है P, आप यहाँ पर हैं और 100 मीटर आप किधर भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट, है ना, अप डाउन, कहीं भी। तो ये 100 मीटर या 100 यूनिट या स्केलर को रिप्रेजेंट करता है, अदिश जिसे हिंदी में कहते हैं। और यदि हम कहें कि 100 मीटर ठीक दक्षिण की तरफ जाए या 100 मीटर उत्तर की तरफ जाए या 100 मीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ जाए, तो यहाँ पर अब आपकी स्वतंत्रता नहीं है। आपको एक डायरेक्शन भी दिया गया है। तो 100 मीटर यानी कि डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड, परिमाण, वो तो है ही है, साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो इस स्थिति को हम वेक्टर यानी सदिश कहते हैं। अब जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब फिजिक्स से फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल हुआ, और फिजिकल क्वांटिटी जितना भी ये पूरे ब्रह्मांड, ये चराचर जगत जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर्स। तो स्केलर यानी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude and has no direction is called scalars, और physical quantity which has magnitude and a definite direction is called vectors। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने, है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ और इसमें हमने इसको दो भागों में बांटा। एक हुआ स्केलर्स और दूसरा हुआ वेक्टर्स, है ना। इसे हिंदी में हम लोग अदिश कहते हैं और इसे हम सदिश कहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि हम लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, मास की बात करें, द्रव्यमान, या हम डिस्टेंस कहें, ये सब स्केलर्स है ना, अदिश राशियां। और यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन, है ना, तो इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है। जैसे इसमें स्पीड की बात हम करें, यह स्केलर होगा। वेलोसिटी का है तो ये जो है वेक्टर होगा। यदि हम फोर्स कहें तो ये वेक्टर्स होगा। तो इस तरह से हम वेक्टर्स और स्केलर्स को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो अब वेक्टर्स के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स क्या होता है। तो ये तो देख चुके हैं
डिफिनीशन जो है रटने की जरूरत नहीं है। जिन राशियों में परिमाण और एक निश्चित दिशा हो वो सदिश राशियां कहलाती, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड ए डेफिनिट डायरेक्शन तो इज कॉल्ड वेक्टर्स। एग्जाम्पल्स आप देखें। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो आइए देखा जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो उसके पहले आप जानते हैं कि यह एक लाइन है ना। मान लिया जाए कि एल एक लाइन है। अब इसी में से, इस लाइन में से हम एक कट कर लेते हैं, मान लिया जाए ए बी। तो यह जब हम ए बी लिखते हैं, है ना, तो ये क्या हुआ, लाइन सिगमेंट। इसे कहेंगे हम लोग लाइन सिगमेंट। ये ज्योमेट्री से आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, रेखाखंड। अब देखिए, यदि हम ए से बी या बी से ए पर जाए तो ये एक डिस्टेंस की बात है और यह एक स्केलर हुआ। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई डायरेक्शन लगा दें, जैसे ए यहाँ हो बी यहाँ हो, और एक ऐसा डायरेक्शन लगा दें कि ए से हम चलना शुरू करते हैं और बी की ओर जा रहे हैं, तो यह डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट हुआ। लाइन सिगमेंट क्या हो गया, डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट। तो एक जो है इसको कहेंगे डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट, है ना, डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट। तो लाइन सिगमेंट स्केलर हुआ और डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट वेक्टर हो गया। तो डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर, है ना, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो लाइन सिगमेंट और डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट में अंतर क्लियर हो गया, एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर हुआ। अब देखिए, तो डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट आप जान गए कि वेक्टर और कुछ नहीं बल्कि डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट है। अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, है ना, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए कि स्पेस में P कोई पॉइंट है और आप Q जाते हैं, इसका डायरेक्शन P से Q है। अब यह इसको कहते हैं इनिशियल, क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, है ना, या इसको कहते हैं ओरिजिन, यहीं से आप शुरू करते हैं, या इसको कहते हैं टेल, ऐसा कह सकते हैं। और आप जहां Q पर पहुंचते हैं तो इसको कहते हैं आप टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, है ना, या टर्मिनस भी आप इसको कह सकते हैं, टर्मिनस, या इसको हम लोग कहते हैं हेड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट, तो ये डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट हो गया। अब वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल से टर्मिनल, इनिशियल माने आरंभिक बिंदु और टर्मिनल माने अंतिम बिंदु, ऐसा भी आप कहेंगे हिंदी में। तो इनिशियल से टर्मिनल और डायरेक्शन दिया हुआ है P से Q। यदि हम ऐसा कहें तो
P यहाँ, Q यहाँ और डायरेक्शन ऐसा कह दे तो वेक्टर तो यह भी है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यह भी है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अब इसको हम कहेंगे कि पी क्यू को हम ऐसा कहते हैं और यहाँ पर हमको क्यू पी कहना पड़ेगा। तो अब ये एरो का क्या मतलब है अभी बताते हैं। अब इसको लिखिए, नोटेशन ऑफ वेक्टर है ना, नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का क्या नोटेशन होता है हम ये देखते हैं। तो आप तो ये समझ गए कि यहाँ P है, Q है। अगर मान लिया जाए कि हम इसको A कहें, इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है सो देखिए। एक तो हम ये बहुत ही बोल्ड लेटर में A लिख दें, या फिर हम A पर एक एरो दे दें, तो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यदि हम P से Q ऐसा लिखें तो हम इसको A से B रहे स्मॉल, तो B से, तो जो इसका मैग्नीट्यूड रहे, और जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो स्मॉल लेटर्स है तो उस पर हम एरो, क्योंकि बोल्ड लेटर में बार बार लिखना पॉसिबल नहीं होता है, असुविधाजनक है, तो हम A, अगर B है तो B पर, C है तो C पर, तो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ A है, B है और ऐसे है, तो हम इसको लिखते हैं BA ऐसे। तो ये वेक्टर का नोटेशन हुआ है। अब देखिए, अब वेक्टर का नेगेटिव भी होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अब इसका मतलब देखिए, मान लिया जाए कि यहां से यहां तक ए बी कोई वेक्टर है A, और मान लिया जाए कि हम ऐसा लिख दें यहां से यहां ये A और B ही हुआ, लेकिन इसका डायरेक्शन ऐसे बदल दें तो देखिए ये हो जाएगा ऐसे, तो इसी को कहते हैं माइनस ए। ये मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको माइनस ए कहा जाएगा। तो इसका मतलब है कि यदि हम ए बी लिखें तो माइनस बी ए, तो यही इसका है ना नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोग किसी भी वेक्टर को कैसे स्पेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखेंगे, और उसका पोजीशन फिर कैसे हम निकालते हैं ये भी जानेंगे। तो देखिए, वेक्टर इन स्पेस, वेक्टर इन स्पेस, ठीक है ना। और दूसरा है इसमें पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये दोनों मिलता जुलता है, तो इसको देखा जाए। मान लिया जाए कि हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस लेते हैं, ऐसे ऐसे, ये x हो गया, मान लिया जाए ये y हो गया और ये z हो गया, ये ओरिजिन हो गया, आप जानबे करते हैं। इसको कहा जाता है 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहा जाता है, तो लिख देते हैं एक बार, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे आप लोग परिचित है
क्लास 11th में भी 3D में पढ़ना था, त्रिविमीय, है ना, 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय, रेक्टेंगुलर, और कोऑर्डिनेट सिस्टम माने समकोणिक, और ये जो है निर्देशांक पद्धति, हिंदी में इसे बोलते हैं। अब देखिए, ओरिजिन से मान लिया जाए कि यहाँ P कोई पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट XYZ है, तो स्पेस में हम एक पॉइंट ले लेते हैं। अब अगर ये 3 डायमेंशनल स्पेस है तो कैसे हम वेक्टर को पोजीशन प्राप्त करते हैं वेक्टर का, तो आइए इसको देखते हैं। तो किसी भी पॉइंट का जो वेक्टर का पोजीशन होगा हमेशा ओरिजिन से उसको लिया जाता है। ओरिजिन यहाँ O हो गया। अब अगर मान लिया जाए कि O से P ऐसे, तो O से P जो है ना, ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हुआ। मान लिया जाए कि इसे हम R से अगर सूचित करें तो OP इज इक्वल टू R, इसको ऐसा बोलते हैं। तो यही जो है पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है ना। तो वेक्टर OP हम कहेंगे ऐसे, वेक्टर OP इज इक्वल टू R हैविंग, है ना, हैविंग P, having O and P as its initial, है ना, initial and terminal, माने इस वेक्टर OP का इनिशियल ओरिजिन हो गया O और टर्मिनल P हो गया, ठीक है, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर माने स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, ऑफ द पॉइंट P, ऐसा हम लिख देते हैं। यानी किसी भी स्पेस में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ओरिजिन से, ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा। और हम 3 डायमेंशनल और कोऑर्डिनेट सिस्टम से यह भी जानते हैं कि यदि हम OP का वैल्यू निकालना चाहें, अब वैल्यू का मतलब क्या है, डिस्टेंस निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। तो एक देखिए टॉपिक पहले हम लोग देखते हैं, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है ये देखिए। अगर मान लिया जाए कि ए कोई वेक्टर है तो इसके मॉडुलस या मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड ए या सिंपली ए से डिनोट किया जाता है। तो आर यहाँ एक वेक्टर है, तो इसके मॉडुलस को हम लोग वेक्टर आर से डिनोट करेंगे, यानी OP एक ही बात है। और ये आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होता है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर OP होता है और इसका मॉडुलस, तो जैसे ही किसी वेक्टर में मॉडुलस हम लगाते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो स्केलर हो जाता है। तो वेक्टर को स्केलर बनाने का एकमात्र तरीका है कि उसमें हम मॉडुलस लगा देते हैं। और मॉडुलस के लिए ये हमारे पास एक फार्मूला भी होता है कि R इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस में आप जानते हैं 3 डायमेंशन में ये पढ़े हैं, तो इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर सीखे।
अब हम लोग को देखना ये है कि कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है वेक्टर को समझने के लिए, और वेक्टर्स के जो रूल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसका जो एप्लीकेशन है, इस पर और आपकी पकड़ अच्छी बने तो कुछ और बेसिक चीज आपको जानना है जो आप 3D में भी पढ़ चुके हैं। एक होता है डायरेक्शन एंगल। अब ये क्या होता है इसको समझिए। देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस में हम ऐसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, पहले से आप जानते हैं। a, यहाँ b, यहाँ c ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, इसको x कहिए, यहाँ y कहिए, यहाँ z कहिए। अब क्या होता है कि मान लिया जाए कि P यहाँ कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है 3 डायमेंशनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप O से P को मिला देते हैं तो आपका ये R होता है, ये OP हो गया। अब देखिए ये जो लाइन OP है, तो लाइन OP मेक्स एन एंगल अल्फा। तो देखिए कैसे, तो x एक्सिस से अल्फा यहाँ पर अल्फा, फिर y एक्सिस से यहाँ पर ये हो गया बीटा, और z एक्सिस से यहाँ पर ये हो गया गामा। तो हम क्या कहते हैं कि जो वेक्टर OP है वह x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता है, और यही अल्फा, बीटा और गामा को हम लोग डायरेक्शन एंगल कहते हैं। ठीक है ना, माने दिशा, कोण, डायरेक्शन दिशा और कोण। तो हम डिफाइन करना होगा तो कह सकते हैं द एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा made by the vector OP with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively are called direction angle। तो यहाँ पर हम सीधा कहेंगे कि अल्फा, बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। और परिभाषा कैसे, तो परिभाषा तो बहुत जगह लिखा हुआ है, समझना है और अपनी भाषा में लिखना है। तो आप लिखेंगे कि एंगल्स अल्फा बीटा, और एंगल्स अल्फा बीटा, फिर से एक बार सुन लीजिए, एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा मेड बाय वेक्टर OP with the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively are called direction angle। अब देखिए डायरेक्शन एंगल जब हो गया, अब एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, ये भी आप पहले से जानते हैं। तो द कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल है ना, the cosine of direction angles are called direction cosine। डायरेक्शन कोसाइन यानी cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। तो डायरेक्शन एंगल में cos लगा दीजिए, तो इसको कहते हैं लाइन का, वेक्टर OP का यह डायरेक्शन कोसाइन हो गया, जिसे आप जानते हैं कि इसे L से स्मॉल, इसे M से और इसे N से हम लोग सूचित करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है ऐसा। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन आप जान गए। अब एक
डायरेक्शन रेशियो भी होता है, जो आप 3D में पढ़े हैं। एक बार फिर से हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन के साथ साथ डायरेक्शन रेशियो है ना, ये देख लीजिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। तो क्या होता है, देखिए इस ये जो ओपी है, थोड़ा इसको और हम ऐसे ले लेते हैं। ये जो ओपी है, पी पॉइंट एक्स वाई जेड, इससे हम देखिए एक परपेंडिकुलर ड्राइव करते हैं। कहाँ पर, तो एक्स एक्सिस पर, है ना। अब आप देखेंगे कि जब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री हुआ, यह तो आप जानते ही हैं कि एक्स होता ही है। अभी फोटो में भले ऐसा लगे, लेकिन आप सुंदर फोटो बना लीजिएगा तो P से हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किए, ये 90 डिग्री हुआ परपेंडिकुलर, तो इसका अपोजिट वाला हाइपोटेनियस हुआ। एक बेस हो गया और एक परपेंडिकुलर हो गया। और जब हम OAP एक ट्रेंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, ये अल्फा है, तो यदि हम कॉस अल्फा लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। और कॉस अल्फा को हम एल कहते हैं, यानी एक्स इज इक्वल टू एल आर हो जाएगा। उसी तरह से वाई इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा और जेड इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। तो ये जो एल आर है, एम आर है और एन आर है ना, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो डायरेक्शन कोसाइन के। तो एल आर, एम आर एंड एन आर प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल टू कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। और इसी एल आर को हम ए से, एम आर को हम बी से और एन आर को हम सी से भी सूचित कर सकते हैं। और यही ए बी एंड सी आर कॉल्ड या नोन एज डायरेक्शन रेशियो, है ना, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वेक्टर का डायरेक्शन, एंगल, फिर डायरेक्शन कोसाइन और फिर डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। अब देखिए आप डे टू डे लाइफ में वेक्टर का यूज तब करना आप सीख पाएंगे जब इससे रिलेटेड जो रूल्स है, जो इसके प्रॉपर्टीज है, जो कंडीशंस है, उसको आप अच्छी तरह से सीखेंगे और समझेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।